Welcome to Daily Current Affair. Today is 21st of December 2022. The question is PETA India's 2022 who has been named as Person of the Year title, that is C. सोनाक्षी सिन्हा। तो सोनाक्षी सिन्हा को क्या मिला है? पीटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी पीटा होता क्या है? पीटा मतलब कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर देखते हैं ताकि इनके ऊपर क्रूअल्टी ना हो, इनको ना मारे, इनको ना काटे, ठीक है। इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है ये सेट करता है। कौन करता है? पीटा करता है। मतलब कि एनिमल की रक्षा करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको ज़्यादा उनके ऊपर क्रूअल्टी ना हो, इसके लिए पीटा जो है ये संगठन बनाया गया है। तो पीटा का जो इंडिया वर्जन है, जो इंडिया में पीटा है, उनका जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। क्यों मिला है? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत सारे जानवरों की हेल्प की है, उनकी लाइफ को सेव किया है, लाइक डॉग, कैट, ठीक है। इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर क्रूअलिटी होने से इन्होंने इनको बचाया है। और पिछले साल 2021 में आलिया भट्ट को ये अवार्ड जो है मिला था। कुछ और है पीटा के जो इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, जो जिनको मिले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एस पानिकर राधाकृष्णन, इनको भी मिला है। विराट कोहली को भी मिला है, कपिल शर्मा को भी मिला है, जॉन अब्राहम को मिला है, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, आर माधवन, जैकलिन फर्नांडिस एट्सेट्रा। तो इन सब को जो है ये वाला पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले भी मिल चुका है, ठीक है। अब पीटा फाउंडर्स कौन है? इनग्रिड न्यूकिर्क, एलेक्स पैचिको, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था पीटा को। और पीटा कब फाउंड हुआ था? 1980 में, 22 मार्च 1980 को ये बना था। और पीटा का हेडक्वार्टर दैट इज़ नॉर्फोल्क वर्जीनिया यूएसए में है। पीटा के आजकल प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज़ इनग्रिड न्यूकिर्क। सो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी हु हैज़ बीन नेम्ड एज फर्स्ट चांसलर, ठीक है। पहले चांसलर कौन है गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के? दैट इज़ डी अश्विनी वैष्णव। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? जुलाई 2022 में हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, वहाँ से जो है वो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे था? वडोदरा, गुजरात में था, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। उसको क्या नाम रखा है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रखा है। और ये ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया है। इसके जो फर्स्ट चांसलर है वो बने अश्विनी वैष्णव। और वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। सो प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना, प्रधानमंत्री जो गतिशक्ति योजना है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की थी। कब? 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक मतलब कि माल ढुलाई, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए कुछ माल ढुलाई होगी, यहाँ से ले जाने के लिए माल ढुलाई होगी, उसकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है, ताकि जो यहाँ से प्रोडक्ट बन के जाएगा ना मार्केट में, उसकी वैल्यू वो जो है कम प्राइस पे लोग उसको खरीद सकें, ठीक है। इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स एंड प्रमोट द ट्रेड, ताकि जो फैक्ट्री से निकलने वाला सामान है वो इजीली हम पोर्ट्स तक ले जा सके विद कम कॉस्ट के साथ, ताकि हम उसको इजीली कहाँ पे लेके जा सके? फिर एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स के थ्रू बाहर उसको ले जा सके। सो इसके लिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है वडोदरा में। आपने याद रखना है, जो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी है वो वडोदरा, गुजरात में बनाई गई है। और पहले उसका नाम था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। इंडिया रैंक्ड डैश डैश ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। अभी क्या हुई? एक रिपोर्ट जारी हुई है। किसने? अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंगली कि कौन सी कंट्री कितने अपने रिसर्च पेपर, कितनी रिसर्च करते हैं और कितने साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट निकली है। उसमें इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है चाइना, अपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, ठीक है। और इंडिया कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। और पिछले साल पता है आपको, पिछले साल जो इंडिया था वो 7th नंबर पे था, और इस साल हमने 3rd नंबर अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो है वो लिखे जा रहे हैं। और इंडिया जो है, जो नंबर ऑफ़ PhDs हैं इंडिया में 3rd नंबर पे है। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए, और 3rd नंबर पे PhD के स्टूडेंट्स में भी इंडिया 3rd नंबर पे है। तो इंडिया के जो
पेटेंट्स हैं जो रिसर्च पेपर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुए हैं कुछ एक सालों में। और जो 2010 में थे रिसर्च पेपर इंडिया के वो थे 60,555, बट अभी 2020 में हो गए 1,39,213 रिसर्च पेपर्स इन साइंटिफिक डोमेन। Now, Harvard University named Dash as first black president, that is a क्लॉडिया गे। सो क्लॉडिया गे कहाँ के है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है उसके पहले ब्लैक जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। और ये है डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस के ये डीन थे, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ केतांजी ब्राउन जैक्सन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट डीना बुलोर्टे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI मतलब कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ मेघा अहलावत, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज़ PT उषा। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, दैट इज़ आयशा मलिक। Which institution adopted a plan for global minimum 50% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस, ठीक है। जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, जैसे हमारे पास कोई एक कंपनी है वो किसी एक पर्टिकुलर देश की है, ठीक है। अगर उसकी ब्रांचेज आपकी हर एक देश में हो तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल जो बिज़नेस है जो एक से ज़्यादा देशों में एक्टिव है, उनमें जो है कितना टैक्स लगेगा? मिनिमम 15% टैक्स जो है उनको उन कंट्रीज़ में लगेगा। ये जो है किस इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट किया है? उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन ने ये किया है कि जो भी कंपनी हमारी है या बाहर की है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उनके ऊपर मिनिमम 15% जो टैक्स है वो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको खुद पता है कि जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार चला रही है वो ऑब्वियस सी बात है वो गरीब तो होगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमीर होगी। तो अमीरों के ऊपर अगर टैक्स लगे, ठीक है, अमीरों के ऊपर टैक्स लगे तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं होगा। हर उनकी जो कंट्री टैक्स लगा रही है उनका भी क्या होगा? एक तरह से इकॉनमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह से क्या किया है यूरोपियन यूनियन ने, ये 15% टैक्स जो है वो लगाया है मल्टीनेशनल बिजनेसेस पे। What is the rank of India in 11th Global Food Security Index Report 2022? 11th जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो उसकी एक रिपोर्ट आई है 2022 की, ठीक है। उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 68th, आपने ये ध्यान रखना है 68 नंबर है इंडिया का, ठीक है। पिछली बार हम थे 71st पोजीशन पे, ठीक है, और हमारा स्कोर था 57.2 पॉइंट्स, ठीक है। और इस बार हम 68th पोजीशन पे है, काफ़ी सुधार हुआ है रैंकिंग में, ठीक है। अल्जीरिया भी हमारे साथ है और इंडिया और अल्जीरिया सेम पोजीशन पे है 68th, और हमारा जो स्कोर है इस बार 58.9 है, ठीक है। चाइना जो है वो 25th पोजीशन पे है, इनका जो स्कोर है 74.2 है, ठीक है। अब जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में खाना कितना अफोर्ड करते हैं, कितने लोग खाना अफोर्ड करते हैं, कितने लोग खाना को जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी मतलब कि किस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा खाना जो है अवेलेबल है, ठीक है। क्वालिटी कैसी है और सेफ कितना है वो खाना। और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं जो कि खाना को प्रोवाइड करते हैं। तो इन 4 बेसिस के ऊपर हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो बनाते हैं। 2022 का भी इसी के ऊपर बना हुआ है। नाउ साउथ अफ्रीका ओवरटुक ट्यूनीशिया, ठीक है। पहले ट्यूनीशिया था अफ्रीका का सबसे टॉप फूड सिक्योर कंट्री, अब कौन बना है? अब बना है साउथ अफ्रीका। एशिया में फर्स्ट रैंक किसका है? जापान का, ओवरऑल उसका 6th रैंक है। अब ओवरऑल टॉप पोजीशन किसकी है? सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड, आयरलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं FIN मतलब कि फिनलैंड, आयरलैंड एंड नॉर्वे, फिर आ गया फ्रांस, नीदरलैंड और 6th नंबर पे है दैट इज़ जापान। यूरोपियन यूनियन एग्रीज टू ग्रांट विच कंट्री द मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री को मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस जो है वो दिया है? दैट इज़ बोस्निया। तो बोस्निया एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो कि यूरोप में आती है। कहाँ पे आती है? ये छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे देखो ये है बोस्निया, ठीक है। क्रोएशिया के साथ ही है,
ठीक है, और रोमानिया के भी इस साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो इन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस जो है वो बोस्निया को दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन ये जो पूरा यूरोप है ना, इसकी जो 27 कंट्रीज़ हैं उसका एक ग्रुप है। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में मैस्ट्रिच नीदरलैंड में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है 19 जो नेशन है इसकी करेंसी यूरो रखी हुई है इन्होंने। 27 में से 19 नेशन की करेंसी है यूरो। और जो 20वीं कंट्री है वो है क्रोएशिया, जो 1 जनवरी 2023 से जो अपनी करेंसी यूरो रखेगा। तो टोटल कितनी हुई? 20 कंट्रीज़। और ब्रेग्जिट क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम था वो भी यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट था, बट इन्होंने अपने आप को इससे रिमूव कर दिया है 2020 में। उस रिमूवल को बोलते हैं ब्रेग्जिट। आपने इसका नाम याद रखना है। हु हैज़ बीन क्राउंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022? दैट इज़ राफेल नडाल मेल में है, ईगा स्विडेक फीमेल में है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो स्पेन के जो प्लेयर हैं उनका नाम है राफेल नडाल। उनको फिफ्थ टाइम जो है ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले उनको 2008 में मिला था, फिर 2010, फिर 2017 एंड 2019 में मिला था। अभी 2022 में भी इनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, और दूसरी है पोलैंड की टेनिस स्टार फीमेल, दैट इज़ ईगा स्विटेक। उनको भी वोमेन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 का अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने इस बार 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 8 टोटल इन्होंने 8 टाइटल जीते हैं। अब जो डबल्स हैं, ठीक है, फीमेल डबल्स, वुमेन का जो डबल्स है उसमें बारबोरा और कैटरीना, इन दोनों को मिला है वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड लगातार दूसरी बार। 2021 में भी इनको मिला, 2022 में भी इनको मिला है, और थर्ड टाइम इनका ये टोटल ओवरऑल इनका ये थर्ड टाइम टाइटल है। ठीक है, राजीव राम और जोइस सैलिसबरी ये दोनों कहाँ के हैं? ये है यूएसए के। उनको भी क्या मिला है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मेंस डबल वर्ल्ड चैंपियन जो है इनको अवार्ड मिला है, और इनको पहली बार ये अवार्ड मिला है। द EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड बाय, दैट इज़ डी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी ने क्या किया है? इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, लेट अस सपोज हम कहाँ से जा रहे हैं? हम केरला से जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। थ्रू हमारी जो जर्नी में है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है और हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो चार्जिंग बची है स्टेशन में वो आगे यहाँ तक ही पहुँचने की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ी में जो हमारे पास EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू देखेंगे कि हमारे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे हैं। ठीक है, फिर वो देखेगा कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कितने हैं और आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर कितनी चार्जिंग बची हुई है और कितना ये ट्रैवल कर सकती है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्या करेंगे, कर सकते हैं अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या बताएगा, EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन ये बताएगा कि कितनी चार्जिंग आपके पास बची हुई है और नियरेस्ट पब्लिक चार्जर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है वो कहाँ पे है, नियरेस्ट चार्जर कहाँ पे है, कहाँ पे हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ इसके बारे में बताएगा। ये एक तरह का गाड़ी के अंदर एक नेविगेशन होगा जो कि ढूंढेगा पब्लिक चार्जर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इट अलाउज चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जितने भी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, वो इस पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी अपनी क्या देंगे, अपनी अपनी लोकेशन देंगे और उस लोकेशन के हिसाब से हम उसको उनको फाइंड आउट जो वो कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ चार्जर कौन सा होगा, कहाँ पे होगा, कितने दूर होगा और कितनी चार्जिंग ये प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।